नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुत कालीन शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत कालीन संघ में प्रवेश करने से पहले 10 आदेश नियम का भिक्षु को पालन करना होता था, जिसको 10 शिखा पानी के नाम से जानते थे। और बहुत कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में जाना, जो 2 भागों में था, प्राथमिक और उच्च, और शिक्षण विधियों के बारे में जाना, जो मौखिक शिक्षण विधि थी और शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, इत्यादि बारे में। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे जो शिक्षण पद्धति थी, उसमें और क्या क्या विशेषता थी उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है गुरु शिष्य परंपरा के बारे में, स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, दंड की व्यवस्था या अनुशासन की व्यवस्था, व्यवसायिक शिक्षा और शिक्षा के प्रमुख केंद्र उस समय कौन कौन से थे, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए बिंदुवार चर्चा करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा। बहुत कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही सुव्यवस्थित थी, बहुत ही अच्छी थी। इसमें गुरु शिष्य दोनों एक साथ रहते हुए शिक्षा लेते हुए गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र के समान व्यवस्था में रखते थे, लेकिन एक अनुशासन में। अनुशासन भंग करने पर, अनुशासनहीनता करने पर वो जितना अपने पुत्र के समान दुलार भी करते थे, उतना अनुशासनहीनता करने पर उन्हें जैसा भी उनका अनुशासनहीनता होता था, छोटा बड़ा, उसके अनुसार उनको दंड सजा दिया जाता था। इसलिए दंड सजा के बारे में किसी प्रकार से उसमें समायोजन की स्थिति नहीं थी। तो गुरु शिष्य का संबंध हम कह सकते मधुर था, और अनुशासनहीनता करने पर जिस प्रकार घर के गार्जियन, अभिभावक बच्चे को सजा देते थे, ठीक उसी प्रकार गुरु भी उनको दुलारवश उनके सुधार के हेतु पनिशमेंट दिया करते थे, जिससे बच्चे के अंदर एक सकारात्मक व्यवहार आए। स्त्री शिक्षा। बहुत शिक्षा कालीन में भी स्त्री शिक्षा का उसमें प्रोत्साहन नहीं था। किसी प्रकार स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, और शूद्रों का भी शिक्षा में कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं कि चंडाल, चोरी करने वाले या देश से निकाले जाने वाले, सजा पाने वाले इत्यादि को शिक्षा में किसी प्रकार का प्रवेश लेने का अधिकार नहीं था। तो स्त्री शिक्षा बौद्ध कालीन में किसी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं थी, उपेक्षा उसमें की गई थी। और यही कारण है कि स्त्री शिक्षा बौद्ध कालीन में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय में लगभग शून्य के आसपास थी। कहने का मतलब लगभग शिक्षा का प्रसार महिलाओं में बहुत कम था। तो महिलाओं में, जिन महिलाओं में शिक्षा का प्रसार था, वो कुलीन वर्ग थी। कुलीन वर्ग का मतलब वो धन संपन्न वर्ग थी, राज परिवार वर्ग की हो सकती थी, जमींदार वर्ग की हो सकती थी, व्यापारी वर्ग हो सकती थी। अर्थात जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती थी वो शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, शिक्षकों को अपने घर बुला के, क्योंकि संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था होने लगी, तो बौद्ध कालीन में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी। ऐसा माना जाता था कि जब स्त्री संघ में आ जाएंगी तो शिक्षा व्यवस्था उचित नहीं रह पाएगी, और वही हुआ आने वाले समय में। ये एक बौद्ध का जब हम पतन पढ़ेंगे या अवगुण पढ़ेंगे, तो संघ में स्त्रियों का प्रवेश भी एक कारण माना जाता है। तो संघ में ये प्रवेश लेने वाली जो स्त्री थी, प्रथम स्त्री थी, वो इनकी माता थी, प्रजापति गौतमी का नाम आता है। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला का नाम आता है, वो भी इनकी माता का आता है, कि प्रजापति गौतमी का नाम आता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। तो इनकी माता गौतम बुद्ध की माता, सौतेली माता प्रजापति गौतमी का नाम आता है। इस प्रकार बौद्ध कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा हमेशा से उपेक्षित थी। प्रारंभ से लेकर लास्ट तक, बाद में कुछ अवसर मिला, लेकिन वो पापाचार का एक केंद्र बन गया, और धीरे धीरे बौद्ध शिक्षा में भी विभिन्न संप्रदाय का उदय हुआ। दंड व्यवस्था या अनुशासन। बहुत कालीन शिक्षा में दंड की भी व्यवस्था थी, डिसिप्लिन, अनुशासन का भी विशेष स्थान था, क्योंकि कोई भी व्यवस्था बिना अनुशासन के उचित रूप से नहीं चल पाएगी। यदि उसमें अनुशासन नहीं रहेगा तो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, व्यवस्था उचित रूप से उसमें नहीं चल पाएगी। इसलिए इस
लिए अनुशासन के लिए उसमें एक ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी प्रशिक्षु छात्र किसी प्रकार का अनुशासनहीनता करता था तो उसको जैसा अनुशासनहीनता होती थी उसको सजा अवश्य मिलती थी। इससे ये होता था कि वो छात्र के अंदर ये भावना आती थी कि यदि हम गलती करेंगे तो हमको सजा अवश्य मिलेगी, हम गुरु के क्यों ना कितने प्रिय हों। क्योंकि वो सजा इसलिए दी जाती थी कि छोटी गलती हो या बड़ी गलती, गलती गलती है तो उसको सुधारात्मक प्रयास के लिए कि भविष्य में वो दोबारा ऐसा व्यवहार, दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए उसको पनिशमेंट दिया जाता था। वो छोटा बड़ा सजा हो सकता था। इसमें कुछ सजा ऐसा भी होता था जैसे उनको मठ से कुछ समय के लिए, घंटों के लिए निष्कासित कर देना कि ये क्लास में या आप मठ में, संघ में, जो स्कूली वातावरण था उससे आप इतने घंटे के लिए दूर रहेंगे। या उनको सजा दी जाती थी, विभिन्न प्रकार के थे कि आप आज दिन भर ये सेवा करेंगे, जल में वृक्ष में पानी डालेंगे, पशु की सेवा करेंगे इत्यादि सजा दी जाती थी, जिससे उनको ये एहसास होता था कि यदि हम गलती करेंगे तो हमको सजा दी जाएगी और सजा ही उनके सुधार का एक प्रयास था, सुधारात्मक कदम के लिए। व्यवसायिक शिक्षा, उन बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी, क्योंकि व्यक्ति जब शिक्षा लेने के बाद दो रास्ते बचते थे, जैसे हम इसके पहले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। उपसंपदा संस्कार में शिक्षा समाप्ति के बाद बच्चों के पास दो रास्ते बचते थे। एक रास्ता वह स्वयं शिक्षा लेने के बाद अपने घर में आके, परिवार में आके अपना जीवन यापन करे, दूसरा संघ में रह के आजीवन सेवा करे, बौद्ध धर्म का प्रचार करे। अगर संघ में रहता है तो उसको जानकारी, शिक्षा मिलता ही रहेगा आगे, लेकिन वो घर परिवार में आ जाता है तो उसके रोजगार के लिए यदि कोई व्यावसायिक गुण नहीं रहेगा तो वो स्वरोजगार के अंतर्गत कमाने में, आत्मनिर्भरता में उसको कमी आएगी। क्योंकि जब उसके पास व्यक्तिगत गुण होगा, व्यावसायिक गुण होगा तो वो आत्मनिर्भर होगा, किसी पर आश्रित नहीं रहेगा। अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो इतना धन अर्जित कर लेगा अपने मेहनत से, अपनी कुशलता से, अपने व्यावसायिक गुण से, कि वो आसानी से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसके अंतर्गत, व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत उनको विभिन्न विषय की जानकारी दी जाती थी, जैसे कृषि करना, ड्राइंग के बारे में, कला के बारे में, पशु पालन के बारे में, धनुष विद्या के बारे में, या तो हस्तशिल्प के बारे में इत्यादि के बारे में। क्योंकि मान लीजिए कृषि है, कृषि के बारे में जानकारी रहेगी तो उसके बाद जब शिक्षा लेने के बाद वो घर जाएगा, अगर कोई रोजगार उसको मनचाह नहीं मिलेगा तो कृषि की जानकारी रहेगी तो उसके पास खेती रहेगी तो आसानी से खेती कर सकता। क्योंकि खेती करना और उसका अनुभव अलग है। हम सुनते जानते हैं कि खेती ऐसे की जाती है, हल चलाया जाता है या ट्रैक्टर चलाया जाता है, बीज बोया जाता है, लेकिन जब उसको हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें बारीकी निकल के आती है जो हमको बिना अनुभव के नहीं प्राप्त हो सकती है। हम सिर्फ मौखिक रूप से किताब से पढ़े या कहें तो वो जानकारी नहीं मिल सकती जब तक हमको वो जानकारी अनुभव के रूप में ना मिले। जब अनुभव के रूप में मिलेगा तो उसमें हम कुशल हो जाएंगे, उसकी जो भी छोटी बड़ी अच्छी बातें रहेंगी सब जानेंगे, कमियां को जानेंगे, जिससे उस क्षेत्र में हम सफलता प्राप्त करेंगे। ड्राइंग के बारे में, उस समय बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर आत्ममुखी व्यक्तित्व होता था, वो ड्राइंग बहुत अच्छा जानते थे बनाना। जब ड्राइंग अच्छा जानते थे तो उस समय विभिन्न प्रकार के क्षेत्र थे, जैसे राज परिवार में या अन्य जगह क्षेत्र थे कि वो अपने इस कला पर अपना जीवन यापन चला सकते यदि उसमें वो विशेषज्ञ हो। इसमें कला में विशेषज्ञ जानना नहीं है, कला तो सब हम आप सब बना लेंगे, लेकिन एक ऐसा कला बनाना होता है कि उसमें विशेषज्ञता हासिल हो, उसकी विशेष जानकारी हो कि आप कला बना लगे, हाँ कि कोई कलाकार बनाया है। अगर ये गुण होगा तो आपको कला जानकारी दी जाती थी। पशुपालन भी उस समय एक अच्छा व्यवसाय के रूप में था, तो क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय पशुपालन, गाय भैंस बकरी आदि हुआ करती थी, जिसका एक बहुत बड़े मात्रा में उत्पादक रूप में कार्य होता था, जो दूध के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। और समाज में आज भी एक अच्छे शुद्ध आहार के रूप में दूध का स्थान है, उस समय भी दूध का स्थान था। जब ये पशुपालन व्यवसाय करेंगे तो दूध उत्पादन से जीवन यापन होगा, उसके बाद जो गोबर मिलेगा उससे वो खाद के रूप में खेती में प्रयोग कर सकते हैं या खेती में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार, और उसके बाद हस्तशिल्प के क्षेत्र में हाथ से विभिन्न बनाने वाले, जैसे मिट्टी के बर्तन
इत्यादि हो गए, वो भी उनको जानकारी दी जाती थी। वो किसी प्रकार जो उनको रुचि हो, ये सब विषय की जानकारी दी जाती थी। जो उनको रुचि हो उसी प्रकार उस क्षेत्र के बारे में जाए, जानकारी ले और अपने को इस प्रकार माहिर करे कि शिक्षा समाप्त होने के बाद वो रोजगार परक शिक्षा, ये है नाम दिया है व्यवसायिक शिक्षा अर्थात रोजगार परक शिक्षा, कि उनके जीवन में जब आवश्यकता हो तो व्यवसाय के रूप में, रोजगार के रूप में वो शिक्षा उनको सहायक सिद्ध हो। क्योंकि जो शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी रहा है कि ज्ञान लेने के साथ साथ, जानकारी लेने के साथ साथ यदि हमको वो किसी प्रकार व्यवसाय में मदद करती है तो शिक्षा सर्वोत्तम है। अगर किसी प्रकार मदद नहीं करती है तो शायद वो शिक्षा आज के परिप्रेक्ष्य में उतना उपयोगी नहीं होगी। इसलिए जब व्यवसायिक शिक्षा का समावेश रहेगा तो शिक्षा विशेष रूप से प्रभावी होगी ऐसे लोगों के लिए जो समाज में रह के आत्मनिर्भरता क्षेत्र में जीना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, कि शिक्षा के बाद जब घर आवे तो व्यवसाय शिक्षा गुण उनके पास हो और वो जीवन यापन के लिए अच्छा जीवन चुन सके। अब आइए चर्चा करते हैं उस समय बहुत कालीन शिक्षा के कुछ ऐसे प्रमुख केंद्र थे जो आज भी नाम के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो हम उनको अच्छे से जान लेते, समझ लेते हैं। वो बहुत कालीन शिक्षा के केंद्र या संस्था प्रमुख जो उनका बिंदुवार चर्चा करते हैं, जिसमें प्रथम आता तक्षशिला, बहुत प्रसिद्ध है। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, मिथिला, ओदंतपुरी, काशी, जगदला, वल्लभी आदि। पुनः सुन लें, बहुत कालीन शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे, संस्था थे, विश्वविद्यालय थे, उनका नाम है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, मिथिला, ओदंतपुरी, काशी, जगदला, वल्लभी आदि। जिसमें जो तक्षशिला है, यहाँ पर कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, उनका नाम लेंगे तो आप जान जाएंगे। चाणक्य, जिसको कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य यहाँ पर अपना शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। शिक्षक रूप में इन्होंने कुछ समय यहाँ रह के सेवा दी है और इन्हीं स्थान पर चीनी यात्री फायान भी शिक्षा संबंधी ज्ञान लेने के लिए आए। तो तक्षशिला में चीनी यात्री जो फायान थे, जिनका नाम था, जो प्रसिद्ध थे, नाम आता चीन। फायान कहाँ से आए? वो चीन से आए, चीनी यात्री थे। तो भारत में कुछ समय के लिए तक्षशिला में भी रह करके शिक्षा संबंधी जानकारी ज्ञान लिए और यहाँ पर चाणक्य भी रह के अपने योग्यता का, अपने शिक्षा का यहाँ पर सेवा के रूप में लोगों को सेवाएं दी, जानकारी दी। इस प्रकार देखते आज हम लोगों ने जाना जो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जाना, स्त्री शिक्षा के बारे में जाना, दंड व्यवस्था अनुशासन के बारे में जाना, व्यवसायिक शिक्षा के बारे में जाना, एवं ये जाना कि शिक्षा के जो केंद्र थे, संस्था थे, वो कौन कौन सी थी। और उस समय विदुषी महिला यानी विद्वान महिला कुछ हुआ करती, कुछ नाम है सुप्तका और पटचरा। विदुषी बहुत कालीन महिलाएं थी, क्योंकि नाम बहुत कम है, क्योंकि उस समय स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं था, जिसके फलस्वरूप बहुत कालीन विद्वान विदुषी महिला का नाम बहुत कम आता है। इसके बाद बहुत संबंधी शिक्षण संबंधी जो शेष बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। नमस्कार।